अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो बताएंगे, एक तो जो सबसे बड़ा हम आपके सामने इंकशाफ करेंगे और वो वजूहात सामने लाएंगे कि ये क्यों सारा किया जा रहा है, किससे इस्टेब्लिशमेंट इंस्पायर है और किस तरह से वो इस मॉडल को फॉलो करने जा रही है। ये हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि मुफ्ती मुनीब और टीएलपी आने वाले इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए क्या पोजीशन लेने जा रही है, क्या मुफ्ती मुनीब टीएलपी के सरबराह बनने जा रहे हैं। ये हम आपको बड़ी दिलचस्प आज तमाम इंसाइट लाएंगे। इसके अलावा हम आपको जो अब कल एक तो वज़ीर इमरान खान ने जो तारीखी, इंतहाई तारीखी जो पैकेज अनाउंस किया, मैं देख लूँ अगर वो मेरे पास मौजूद है अभी भी। जी, तो उस पैकेज में जो कुछ उन्होंने बोला उसका भी हम आपको एक पोस्टमार्टम देंगे कि किस तरह से उन्होंने झूठ बोला है उसमें। और इसके अलावा जो नैब है उसकी यूटिलिटी पर भी आज बात करेंगे कि नैब ने आज तक बन के रिकवर कितना पैसा किया है, नुकसान पाकिस्तान को कितने का पहुंचाया है, लेकिन ये किसका टूल है और कौन इससे काम लेता है, ये भी आपको बताएंगे। जबकि एक छोटी सी खबर आपको ये भी देंगे जो वैसे तो अखबारात में आ चुकी है, लेकिन इसकी पस पर्दा थोड़ी सी बात कर लेंगे। वो है जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अब अमेरिका में, उनकी जनवरी 2022 में मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो उनकी जगह जो आज़ाद कश्मीर के सदर हैं इस वक्त मसूद खान, जो फॉर्मर एम्बेसडर भी रहे हैं और स्पोक्समैन भी रहे हैं फॉरेन ऑफिस के, उनको अब अमेरिका में सफ़ीर तैनात करने का फैसला किया गया है। वो इस्टेब्लिशमेंट के की आदमी हैं और चाहे सऊदीया हो या अमेरिका हो, इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हमेशा अपना सफ़ीर लाती है ताकि उसके ताल्लुकात बेहतर रहें। जमहूरी हुकूमतें उनके लिए मैटर नहीं करती कि जमहूरी हुकूमतों के क्या ताल्लुकात हैं नहीं हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में पावर रखने के लिए इन दो कैपिटल से अपने ताल्लुकात रखती है। तो अब आप देखिए कि मसूद खान साहब का भी लेवल चेक कीजिए कि कहाँ से वो प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की पोजीशन से उन्होंने अमेरिका में सफ़ीर की पोजीशन कबूल की है। तो इससे ना लगाइए कि नौकर की तो नखरा की, उधर भी इस्टेब्लिशमेंट ने लगाया था कि चलो जाओ जाके आज़ाद कश्मीर के सदर बन जाओ, फिर उन्होंने कहा नहीं चलो उतरो अब वाशिंगटन जाके सफ़ीर लग जाओ। था वो सर फेंक के कि यार मुझे इतनी बड़ी पोजीशन से उतार के आप एक सफ़ीर लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है जी जैसे आप कहते हैं, जो आपका हुक्म। वो जा रहे हैं। और हमारी पाकिस्तान की अब देखिए कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को अपना इंटरेस्ट कितना मैटर करता है मुल्की इंटरेस्ट से ज़्यादा, कि एक ऐसे बंदे को अमेरिका भेज रहे हैं जो 10 साल से सिफारतकारी के मैदान से बाहर है, जिसको कोई पिछले 10 साल में नहीं पता कि अब वाशिंगटन में क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, क्या पाकिस्तान की क्या फॉरेन पॉलिसी का। वो एक आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर की हद तक वो बयानात देते हैं, लेकिन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो जा रहे हैं। मुल्क का इंटरेस्ट हो ना हो, इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट वो ज़रूर जाके कश्मीर उधर वाशिंगटन में प्रोटेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप आ जाइए, एक और जो नैब है, ये भी अगेन इस्टेब्लिशमेंट का टूल है। साबिक गद्दार मफरूर फांसी के मुजरिम जो आमिर हैं, फ़ौजी जर्नैल थे और गद्दार, उनको पाकिस्तान के वाहिद जिस शख्स को पाकिस्तान की अदालत ने गद्दार करार दिया है और सर्टिफाइड गद्दार हैं जनरल मुशर्रफ, जिन्होंने नैब बनाई थी। अब वो नैब क्या, अब सेनेट की कमेटी में सामने आया है कि आज तक नैब ने करीबन 6.5 अरब रुपए रिकवर किए हैं, जबकि वो सर से पाँव तक वाले वो जो गलीज वीडियो वाले जो जावेद इकबाल हैं, चेयरमैन नैब, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, वो मौसूफ फरमाते रहे कि हमने 815 अरब रुपए तक रिकवर किए हैं, जिसमें से 500 कुछ अरब रुपए तो सिर्फ मैंने रिकवर किए हैं। अब पता चला है कि जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके आज की तारीख तक नैब ने सिर्फ 6.5 अरब रुपए रिकवर किया है। उसमें से भी 4.5 अरब रुपया तो ब्रॉडशीट का जुर्माना जा चुका है। ठीक, वो नैब की वजह से पाकिस्तान को जुर्माना हुआ। जो 6.5 अरब रुपये था उसमें से अगर 4.5 अरब रुपया वो जुर्माना निकलवा दे तो 2 अरब रुपया रिकवरी बचती है नैब की।
फिर आप दूसरा देखिए, ये नैब पाकिस्तान को नुकसान कितना पहुंचा चुकी है। ब्रॉडशीट वाला आपको गिनवाया है, रिकोडेक में नैब का किरदार, कारके प्लांट में नैब का किरदार। कारके वाला प्लांट का तो शुक्र है केस सेटल हो गया, वरना $1.4 अरब का जुर्माना वो भी देना था हमने। रिकोडेक वाला तकरीबन 5-6 अरब डॉलर का हम ऑलरेडी हमारा जुर्माना पेंडिंग पड़ा हुआ है नैब की वजह से, और उसमें हमें हमारे अमेरिका में रोज वैलेट होटल से लेके PIA के फ्रांस और दीगर ममालिक में असासे भी जब्त होते रहते हैं, कभी हम उनको छुड़वाते हैं, कभी जब्त होते हैं, सारे नैब के करामात हैं। यानी इस 2 अरब की खातिर पाकिस्तान ने पिछले 20 साल से नैब को संभाला हुआ है कि वो पाकिस्तान, सिर्फ नैब ने डिलीवर कहाँ पे किया, 2001 के इंतखाबात में काफ लीग बनवा के दी, पीपल्स पार्टी को तोड़ के पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनवा के दी, फिर 2008 से 13 के दौरान वो इस्टेब्लिशमेंट और इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलके जो उस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसको हॉन्ट करती रही, और बिलाखिर एक वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नैब ने नाअहल करवाया। फिर इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर, फिर इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर नैब ने नाअहल करवाया नवाज शरीफ को, जो कि एक और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे। फिर अभी इस दौर में नैब ने सिर्फ अपोजिशन को गैर मौसर करने के लिए इस्तेमाल हुई, अपोजिशन के लोगों को गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल हुई, झूठे मुकदमात कायम करने के लिए इस्तेमाल हुई। ये सिर्फ नैब की यूटिलिटी है, और नैब की इस यूटिलिटी की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसके अलावा काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हर साल अब सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। तमाम ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं कि नैब की वजह से हम काम नहीं करते, बिजनेसमैन अलहदा नैब की कंप्लेंट करते हैं, लेकिन नैब हम सीने से लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का टूल है। उन्होंने सियासी जमातों को मैनिपुलेट करना होता है, इलेक्शन को मैनिपुलेट करना होता है, और डील्स बनानी होती हैं सियासी जमातों से उनको दबाव में ला के, तो फिर नैब को वो यूज करते हैं। पाकिस्तान ने सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान करवा लिया इस नैब के हाथों। रिकवरी 2 अरब की, कितने की? 2 अरब की। और ये सर से पांव वाला झूठा जावेद इकबाल कहता है कि मैंने 815, इसको कोई लाएगा ना पकड़े, ये लोगों को सादी कमीन के सर्टिफिकेट देता है, खुद कैसे झूठ बोलता रहा। ये हालात हैं नैब के। अब इससे आगे आ जाते हैं, जो वज़ीर इमरान खान ने कल एक तकरीर की, अच्छा इतना शर्मनाक है ये हुकूमत, यकीन कीजिए गोएबल्स छोड़े, पता नहीं ये इनका DNA चेक करना चाहिए इमरान खान साहब का, कि गोएबल्स ने वैसे तो अपनी बीवी बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली थी, कि गोएबल्स का एक आधा बच्चा जिंदा तो नहीं बच गया था कि जिसकी नस्ल से हैं ये। मतलब आप अंदाजा कीजिए, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। कल का जी पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं। ये हुकूमत पीट रही थी, ये गोएबल्स के बच्चे कल ढोल बजा रहे थे। ठीक है, इमरान खान साहब आए, पहले तो सबसे फनी चीज़ उन्होंने ऐलान किया जी कि रिलीफ पैकेज में कि बिजली और महंगी करनी पड़ेगी, पेट्रोल की कीमतें और महंगी करनी पड़ेंगी, और गैस की शॉर्टेज का हमें अब सामना होगा। ये उन्होंने रिलीफ ऑफर किया। अवाम का राह साहब ही, जिसे कहता ना, मजीद अवाम की जान निकाल दी। और फिर वो कहते क्या है, वो कहते हैं जी 122 अरब रुपए की मैं सब्सिडी दूंगा 3 आइटम्स पे 2 करोड़ लोगों को जिनके पास एहसास कार्ड है। यानी कि वो 2 करोड़ लोग माहाना 1000 रुपए का सब्सिडाइज्ड 3 फूड आइटम्स यूटिलिटी स्टोर से ले सकेंगे। ठीक, तो यानी कि 22 करोड़ में से 2 करोड़ को यह रिलीफ मिलेगा, 20 करोड़ को बदस्तूर महंगाई ही मिलेगी। और उन 2 करोड़ को भी सिर्फ 1000 रुपए का रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और वो 1000 रुपए का रिलीफ जिन 3 फूड आइटम्स में मिलेगा वो हैं दालें, आटा, घी। ठीक, और वो क्या सब्सिडी वज़ीर इमरान खान ऑफर कर रहे हैं? 30% इनकी कीमतों में कम कीमत पे इनको यूटिलिटी स्टोर से ये 3 आइटम्स मिल जाया करेंगे। यानी कि 1000 रुपया इनका जो इनको मिलेगा सब्सिडी, जो 1000 रुपया महीने का इनको फायदा होगा, वो इनको सब्सिडी की मद में मिलेगा। कि मतलब ये जाके जो दाल खरीदेंगे या आटा खरीदेंगे, घी खरीदेंगे, उसकी कीमत इनको 30% कम मिलेगी,
लेकिन अगर 1000 से ऊपर की लिमिट पे जाएंगे तो फिर उनको उसी प्राइस पे वो चीजें मिलेंगी जिस पे आम लोगों को, बाकी 20 करोड़ को भी मिल रही होंगी। तो अब वो उसको भी हम देख लेते हैं। अब आप देखिए कि ये जो महंगाई हुई है पिछले कुछ अरसे में, एक तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9% से ऊपर चल रही है। उसमें बिजली की कीमत वज़ीर इमरान खान ने 57% बढ़ाई है, एलपीजी की कीमत 51% बढ़ाई है, पेट्रोल की कीमत 49% बढ़ाई है, घी की कीमत 108% बढ़ाई है, चीनी की कीमत 83% बढ़ाई है, दालों की कीमत 76% बढ़ाई है, आटे के 20 किलो थैले की कीमत 52% बढ़ाई है, चिकन की कीमत 148 रुपये महंगा हुआ है, बीफ 48% महंगा हुआ है, बकरा 43% महंगा हुआ है, दूध 45% महंगा हुआ है, चावल 30% महंगा हुआ है, डबल रोटी 44% महंगी हुई है, चाय की पत्ती 196 ग्राम का जो पैकेट होता है वो 27% महंगा हुआ है, अंडे 47% महंगे हुए हैं। अब इनमें से वज़ीर इमरान खान घी की कीमत 108% महंगी करके उसमें 30% कमी ऑफर कर रहे हैं, वो भी 2 करोड़ लोगों को, यानी कि 78% घी उनके लिए भी फिर भी महंगाई उनको मिलेगा। ठीक है, दालें 76% महंगी करके उनकी कीमतों में इजाफा करके उसमें से 30% कम करके 2 करोड़ लोगों को देंगे, यानी कि 46% उनको फिर भी महंगी ही मिलेगी। फिर आप आटे पे आ जाएं, आटे की कीमत इमरान खान साहब किधर गया जी, 52% महंगी करके उसमें 30% डिस्काउंट देंगे, यानी कि 22% फिर भी महंगाई मिलेगा उन 2 करोड़ लोगों को भी। तो ये क्या मतलब, इतनी महंगी कर दो कि बाद में उसमें थोड़ी सी कमी करके कहोगे जी देखो मैंने तो डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, मतलब 100 रुपए इजाफा करके फिर 30 रुपए डिस्काउंट ऑफर कर दो। क्या लूट मार का खूबसूरत निजाम है इमरान खान साहब ने इस मुल्क में वैसे लाए। यकीन कीजिए ये तो सब लोगों को धोखे में पीछे छोड़ गए। इसी तरह अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, टीएलपी के ऊपर। अब मुफ्ती मुनीर साहब ने एक बड़ा दिलचस्प उन्होंने बताया है, खुद ऑन रिकॉर्ड वो मान रहे हैं कि उन्होंने कहा मुझे आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने कहा था क्या यहाँ के टीएलपी से बातचीत तय करवाएं, और ये जरा बताते हैं कि आर्मी चीफ ने ये बात जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में हुई, जहाँ वज़ीर इमरान खान बहुत जिद करते रहे कि नहीं हमने स्टेट की रिट कायम करनी है और हमने टीएलपी को वापस धकेलना है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे फौज की मदद भी मांगते रहे और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी। तो वहाँ पे आर्मी चीफ ने उनको बताया था कि ऐसा नहीं होगा, मैं मुफ्ती मुनीब को बुलवा रहा हूँ, वो आके निगोशिएट करेंगे और मामला तय करेंगे, ये लड़ाई नहीं हो सकती। उसके बाद मुफ्ती मुनीब को बुलवाया गया, वो तस्वीर भी आई उनकी और अकील करीम ढेडी की, वो खड़े हुए हैं। अब देखिए अकील करीम ढेडी, इतनी माओं के बच्चे पुलिस एहलकार शहीद हुए, बड़ी ढिठाई से कमरान खान के शो में बैठ के कहते हैं खैर अमवात हो जाती है, हमें भूलना पड़ेगा, आगे चले, यानी कि माओं के बच्चे मर गए, खैर भूलें आगे बढ़े, हर साल वो आके मार दें आगे बढ़े, क्या बात है। अब मुफ्ती मुनीर साहब क्या कहते हैं, यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को थ्रेट भी किया कि आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के बाद भी आपके लिए खतरात बढ़ जाएंगे। ऑन रिकॉर्ड वो कहते हैं कि मैंने आर्मी चीफ को कहा कि ये सियासतदान तो पतली गली से निकल जाएंगे, अल्टीमेटली जो सब कुछ का सामना करने पड़ेगा वो आपके इदारे को करना पड़ेगा, और ये आपके लिए मसाइल दौरान सर्विस भी पैदा होंगे और आपकी सर्विस के बाद भी आपके लिए मसाइल खड़े रहेंगे। ये मुफ्ती मुनीब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ये थ्रेट कर रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड वो बता रहे हैं कि मैंने ये कहा, जिसके बाद आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं हम तो सुलह सफाई चाहते हैं, आप करें मामला तय। अब बात यह है कि मुफ्ती मुनीब साहब ने जो डील काटी है टीएलपी में, ये जो राय बता रहे हैं कि अगले इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए अब मुफ्ती मुनीब इस्टेब्लिशमेंट का वो घोड़ा होंगे जो टीएलपी की सरबराही कर रहे होंगे, और जिस किसी को भी टीएलपी का वोट और टीएलपी के डंडा बरदार कुवत चाहिए होगी जिस जमात को, उसको
इस्टेब्लिशमेंट से डील काटेगी वो जमात, और इस्टेब्लिशमेंट जिस जमात के सर पे हाथ रखेगी उसके साथ टीएलपी लगा देगी और उस इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी। अब टीएलपी इस्टेब्लिशमेंट को क्यों बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी है? दरअसल इस्टेब्लिशमेंट साद रिजवी साहब के अंदर एक बाल ठाकरे देख रही है और टीएलपी के अंदर एक आरएसएस देख रही है, और टीएलपी की सूरत में इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के डिजाइन है पाकिस्तान की तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को आउट करने के और एक नई अपनी मर्जी की सियासी कुव्वत खड़े करने के, वो इस्टेब्लिशमेंट को टीएलपी के अंदर नजर आती है कि ये डंडा बरदार भी हैं, सबसे मेजॉरिटी जो पाकिस्तान का सेक्ट है बरेलवी हैं वो हैं, और अब लड़ते भी हैं और कोई इनको परवाह नहीं, किसी से डरते भी नहीं। तो वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट वैसे तो मोदी को बहुत बुरा भला कहते हैं, हमारे एंकर्स के थ्रू प्रोपेगेंडा करवाते हैं, लेकिन अंदर से मोदी को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। मोदी की तर्ज पे वही इंडियन लॉज इंटरनेट के ये लेके आए हैं पाकिस्तान में सेंसरशिप के लिए। मोदी की तरह पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की इन्होंने, जिसे कहते हैं ना, उसको इम्पोर्टेंट किया है, इन्होंने सेंसरशिप करवाई है, तमाम सेट खरीद लिए, चैनल खरीद लिए, ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया। जिस तरह की मोदी ने पॉलिसियां कश्मीरी मुसलमानों के लिए रखी हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में जो इख्तलाफी आवाज़ें हैं उनके लिए वही रखी हुई हैं। फिर आप देखिए, अब इन्होंने देखा कि आरएसएस थी जो बीजेपी के पीछे थी, आरएसएस ने स्ट्रीट पावर एक इंतहा पसंद नजरिया दिया, माशरे को इंतहा पसंदी की तरफ राग़िब किया, और राग़िब करके फिर उसके ऊपर एक सियासी कुव्वत खड़ी की बीजेपी, जो बिल आखिर इलेक्शन जीती और वो अब पूरे इंडिया पे रूल कर रही है और कोई उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता। तो एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि टीएलपी की सूरत में एक आरएसएस पाकिस्तान में भी यही काम करे, पहले लोगों को डरा धमका के डंडे के सौर पे दबाए, फिर उसके ऊपर हम एक इनका सियासी विंग पूरा खड़ा करें जो कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज को, जिस तरह कि इंडिया में कांग्रेस को वाइप आउट कर दिया, पाकिस्तान में इन मेन स्ट्रीम पार्टीज को, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई है, इनको वाइप आउट करे, एक नई सियासी जमात खड़ी हो जो फिर पावर में आए, फिर वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाए, इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त किरदार हो, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट खुल के हुकूमत में अभी भी हिस्सा है उसका, तब वो एक पाकिस्तान में एक नया सिस्टम लाया जाए जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी बराह रास्त हुकूमती ओहदों पर बैठे हों, लाइक जनरल मुशर्रफ वाले जो 1999 से लेकर 2002 के दरमियान था, लेकिन उसको जो सियासी लेजिटिमेसी है वो इंतहा पसंदों से मिले जो कि टीएलपी की सूरत में हो। ये हैं वो प्लान्स, और सोचिए ये प्लान्स आलमी बरादरी कैसे एक्सेप्ट करेगी, ये आपको नजर आ रहा है, ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करती फिर रही है। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।